दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसा व्यक्तित्व जो राष्ट्रपति होते हुए भी कभी राष्ट्रपति नहीं बने। बुक पार्ट 15 कंटिन्यू करती हूँ। पेंसिल्वेनिया गजट समाचार पत्र। बेंजामिन और मेरिडिथ के कीमर के समाचार पत्र को अब छोटे नाम से प्रकाशित करने का विचार बनाया, अतः अब इसका नाम पेंसिल्वेनिया गजट रख दिया गया। इस समाचार पत्र के संपादन का कार्यभार बेंजामिन ने अपने पास ही रखा। 2 अक्टूबर सन 1729 को यह अपने नए नाम के साथ पहली बार प्रकाशित हुआ। इसके प्रथम प्रकाशन के लिए उन्हें केवल 7 विज्ञापन ही मिले, किंतु एक धार्मिक पुस्तक के विज्ञापन के फलस्वरूप उसकी खूब मांग हुई। इस समाचार पत्र के प्रथम संस्करण में संपादक की ओर से पाठकों के लिए एक लेख भी था, जो इस प्रकार था। पेंसिल्वेनिया के सबसे अच्छा समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए बहुत समय से लोग प्रयत्नशील थे। आज से हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन इस समाचार पत्र को जनता के अनुकूल पेश करने के लिए हमें आप सभी की सहायता चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमें यथा समय आप लोगों से पूरी सहायता मिलेगी। एक अच्छे समाचार पत्र का प्रकाशन करना कोई सरल कार्य नहीं है, जितना कि आप समझते हैं। इसके लिए कई भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है, लेखनी में स्पष्टता और विशेषता की आवश्यक है, भौगोलिक व ऐतिहासिक जानकारी आवश्यक है, उन्हें देश विदेश के रीति रिवाजों तथा प्रथाओं का भी ज्ञान होना आवश्यक है। संसार में ऐसे लोगों का अभाव है जो इन सभी शर्तों को पूरा करते हों। इस समाचार पत्र का मालिक ज्ञान संबंधी इस अभाव की पूर्ति केवल आप लोगों की सहायता से ही पूरी कर सकता है। हम आप लोगों को यह यकीन दिलाते हैं कि यदि आप समय समय पर हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे तो हम भी पेंसिल्वेनिया गजट को अधिक मनोरंजक और सर्वश्रेष्ठ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। उपरोक्त लेख द्वारा बेंजामिन ने पूरी ईमानदारी से अपनी बात लोगों तक पहुंचाई और लोगों को महत्व देकर उनसे सहायता मांगी। सफलता के शिखर की ओर बढ़ते बेंजामिन लोक व्यवहार की कला अच्छी तरह से जानते थे। इस प्रकार के लेख लिखकर उन्होंने कई लोगों का सहयोग पाया। हर इंसान को जीवन में सफल बनने के लिए लोगों के सहारे तथा मार्गदर्शन की जरूरत होती है। लोगों को दुखी करके वह अपने जीवन में रुकावटें डालता है। सूझबूझ से कार्य करने वाला एक सफल लीडर यह जानता है कि लोगों का सहयोग पाने के लिए सबसे पहले उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को जानना आवश्यक है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि लोगों की मानसिक साइकोलॉजी नीड्स ज़रूरतें हैं। आपके कार्य से लोगों को क्या मिलने वाला है, उनकी कौन सी ज़रूरत पूरी होने वाली है। यदि आप उनकी ज़रूरत जान जाएं और उसे पूरा कर पाएं तो निश्चित ही लोग आपको सहयोग करना चाहेंगे। लोग इस समाचार पत्र में क्या पढ़ना चाहेंगे, इस सवाल पर सोच विचार करके बेंजामिन ने शुरुआत में अपने समाचार पत्र में विविध प्रकार के विज्ञापन व्यापारियों तथा आम आदमियों द्वारा कई प्रकार की सूचनाएं, नौकरी के लिए सूचना, खोया और पाया जैसी खबरें, पुरानी वस्तुओं को खरीदने व बेचने जैसी खबरों को छापना शुरू किया। इसके साथ साथ इसमें कुछ विदेशी खबरों को भी प्रकाशित किया। कई यात्रा संस्करण भी प्रकाशित किए। आगे चलकर यही एकमात्र समाचार पत्र अमेरिका का एक ऐसा समाचार पत्र बना जिसमें सबसे पहले राजनीति से संबंधित कार्टून प्रकाशित किया गया था। इसे भी स्वयं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बनाया था। दिन प्रतिदिन यह समाचार पत्र फिलाडेल्फिया के लोगों को पसंद आने लगा।
कुछ समय तक अपने समाचार पत्र में साहित्य संबंधी अंक प्रकाशित करने के पश्चात बेंजामिन ने उसमें साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा का विषय भी जोड़ दिया। उनके स्वयं के लिखे हुए लेख बहुत शिक्षाप्रद तथा उदार विचारों से भरे होते थे। स्थानीय लोगों में प्रेम तथा भाईचारे का संदेश देने में पेंसिल्वेनिया गजट ने इस महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेंजामिन कई बार दूसरों के नाम से ऐसे ऐसे लेख लिखकर प्रकाशित करते कि उसे पढ़ने के बाद लोग उनके बारे में चर्चा करने को जिज्ञासु हो जाते और ऐसे लेखों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया तक लिखने को तैयार हो जाते। इसके अलावा समय समय पर लिखे गए मनोरंजक लेख भी लोगों को उनके नित्य जीवन में खींचकर दूर ले जाते हैं और वे कुछ समय तक अपने दैनिक जीवन की समस्याओं से दूर होकर मनोरंजन की दुनिया में चले जाते। रोजगार विज्ञापन के जनक बेंजामिन। उसी समय बेंजामिन को रोजगार के विज्ञापन भी छापने का विचार आया। उस समय अन्य समाचार पत्रों में विज्ञापन तो छपा करते थे, लेकिन वे पेपर पर बहुत छोटे से चौकोने में होते थे, इसलिए लोगों का उन विज्ञापनों पर अधिक ध्यान नहीं जाता था। बेंजामिन को रोजगार के विज्ञापन छापने का जनक कहा जाता है। लोग उनके समाचार पत्र में अपने माल को खरीदने अथवा बेचने संबंधी विज्ञापन छपवाते थे, किंतु रोजगार के विज्ञापनों ने समाचार पत्रों की दुनिया में एक क्रांति ला दी। फिर धीरे धीरे विज्ञापनों के साथ चित्र भी छपने लग गए। कभी कभी तो विज्ञापनों की संख्या इतनी अधिक हो जाती थी कि बाकी खबरें देने के लिए बहुत कम स्थान रह जाता था। उस दौर में बेंजामिन का यह समाचार पत्र लोगों को अधिक मात्रा में उपयोगी साबित हो रहा था। बेंजामिन को मिला सरकारी कार्य। बेंजामिन और मेरेडिथ ने बहुत छोटे पैमाने पर अपने प्रिंटिंग प्रेस के कार्य का शुभारंभ किया था, लेकिन वहाँ का सारा कार्य बेंजामिन को ही देखना पड़ता था। मेरेडिथ केवल नाम के लिए ही कार्य करता था, हालांकि उन्होंने सहायता के लिए एक नौकर भी अपने साथ रखा हुआ था। बेंजामिन पर आर्थिक संकट का बोझ बढ़ता जा रहा था। इसके बावजूद बेंजामिन ने बर्नन से लिया हुआ अपने भाई जान का पैसा धीरे धीरे उन्हें लौटाया। हालांकि उनके भाई ने उनसे पैसे की मांग नहीं की थी, फिर भी सिद्धांतों पर कार्य करने वाले बेंजामिन ने उनका सारा कर्ज चुकता किया। मेरेडिथ की शराब पीने की आदत भी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। वह अधिक परिश्रमी भी नहीं था, उसने कई लोगों से कर्ज भी ले रखा था। बेंजामिन किसी प्रकार काम को बढ़ाना चाहते थे, फिर एकाएक उनका ध्यान सरकारी कार्य की ओर गया। फिलाडेल्फिया में प्रिंटिंग का सारा सरकारी कार्य ब्रेडफोर्ड की प्रिंटिंग प्रेस में ही होता था। बेंजामिन तथा मेरेडिथ को भी कभी कभी थोड़ा काम मिल जाया करता था, लेकिन वे चाहते थे कि सरकार की ओर से दिया जाने वाला अधिक से अधिक काम उनके पास आए। एक बार की बात है, ब्रेडफोर्ड ने एक बार अपने समाचार पत्र में गवर्नर के भाषण को कुछ इस प्रकार से छापा कि उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थीं और वह दिखने में भी सुंदर नहीं लग रहा था। बेंजामिन ने जब उस पत्र में गवर्नर का भाषण छपा हुआ देखा तो एकाएक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने तुरंत इसकी एक प्रति अपनी प्रिंटिंग प्रेस में छापी और उसकी एक एक कॉपी व्यवस्थापक सभा के प्रत्येक सदस्य के पास भिजवा दी। जब सदस्यों ने बेंजामिन के काम को देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। बेंजामिन एक साफ सुथरा काम देखकर ही वे समझ गए कि यह किसी पढ़े लिखे और योग्य लेखक का ही काम है। एंड्रयू हैमिल्टन भी उसी सभा के सदस्य थे। वे वही हैमिल्टन थे जिनसे बेंजामिन की मुलाकात लंदन में हुई थी।
और जो कीट की जालसाजी का शिकार होते होते बच गए थे। सरकारी अधिकारियों ने तय कर लिया कि अब वे सारा का सारा कार्य बेंजामिन को ही दिया करेंगे। इससे बेंजामिन और मेरेडिथ के व्यापार में बढ़ोतरी हुई और उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में काम मिलने लगा। थोड़े ही दिनों में सरकार द्वारा नोटों की छपाई का काम होना तय हुआ। बेंजामिन तो पहले से ही नोटों की छपाई को लेकर अपनी पुस्तक से विख्यात हो चुके थे, अतः नोटों की छपाई का काम भी उन्हें ही दिया जाना तय हुआ। मेरेडिथ के साथ साझेदारी तोड़ना। लेकिन अभी बेंजामिन के सिर पर एक अन्य खतरा मंडरा रहा था। 2 वर्ष पूर्व जब उन्होंने मेरेडिथ के साथ व्यवसाय शुरू किया था तो प्रिंटिंग प्रेस का सारा सामान खरीदने के लिए मेरेडिथ के पिता ने पूंजी का इंतजाम किया था। उस समय उन्होंने 200 पाउंड खर्च किए थे, लेकिन वे उस समय केवल 100 पाउंड ही दे पाए थे। बाकी के 100 पाउंड अभी चुकाने शेष थे, जिनका भुगतान बेंजामिन और मेरेडिथ को करना था। मेरेडिथ के पिता ने लंदन से जिस व्यापारी से सामान मंगवाया था वह अब अपने रुपए मांग रहा था और उसने उनका व्यवसाय उजाड़ने की धमकी भी दी। इधर मेरेडिथ की ओर से काम में सहायता न करने के कारण बेंजामिन पहले से ही परेशान थे। वे चाहकर भी उसके साथ की गई साझेदारी तोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा करना मेरेडिथ के पिता के उपकार का तिरस्कार करना था। अतः उन्होंने मेरेडिथ से कहा, मुझे लगता है कि तुमने मेरे साथ जो काम शुरू किया है उसके लिए तुम्हारे पिता तुमसे खुश नहीं हैं। हो सकता है कि वे इस साझेदारी को तोड़ना चाह रहे हों। यदि ऐसा है तो तुम मुझे साफ साफ कह दो, मैं तुरंत अपनी ओर से यह साझेदारी समाप्त कर दूंगा, फिर तुम अकेले ही सब कुछ संभालना। बेंजामिन की बात सुनकर मेरेडिथ ने जवाब दिया, देखो बेंजामिन, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे यकीन हो गया है कि मैं स्वयं ही इस काम के योग्य नहीं हूँ। तुम्हें तो साथ देने वाला कई लोग मिल जाएंगे। तुम ऐसा करो कि प्रिंटिंग प्रेस का सारा कर्ज अपने सिर ले लो और मेरे पिता के दिए हुए 100 पाउंड उन्हें लौटा दो। साथ ही मेरा कुछ कर्जा है जो लगभग 30 पाउंड है, उसे भी चुका दो तो तुम इस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक बन सकते हो। मैं साझेदारी से हट जाता हूँ। बेंजामिन कुछ देर सोचकर मेरेडिथ की बात से सहमत हो गए। उस समय उनके 2 मित्र और जंटो क्लब के सदस्य विलियम कालमन और रॉबर्ट गेट्स ने बेंजामिन को आर्थिक सहायता दी। बेंजामिन ने इन दोनों से 100 पाउंड उधार लिए और मेरेडिथ व उसके पिता का कर्ज चुका दिया। यह सारा कार्य 11 मई सन 1732 को निपटा दिया गया। अब बेंजामिन स्वतंत्र रूप से उस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हो गए थे। कुछ ही दिनों के बाद उन्हें सरकार की ओर से बहुत बड़ी संख्या के नोट छापने का काम मिला। नोट छापने के साथ साथ उन्हें सरकार की ओर से अतिरिक्त काम भी मिलने लगा। लेकिन इतना हो जाने के बाद भी उन्होंने स्वयं परिश्रम करना नहीं छोड़ा। कुछ ही समय पश्चात उन्होंने एक स्टेशनरी की दुकान भी खोल ली। उसमें 2-3 नौकर भी रख लिए। धीरे धीरे उन्होंने अपने दोस्तों से उधार लिए हुए पैसे भी उन्हें लौटाए। बेंजामिन अपने कड़े परिश्रम और विनम्र आचरण के बल पर आगे ही आगे बढ़ते चले गए। पुस्तकालय की स्थापना। बेंजामिन अब पूरी तरह से एक व्यस्त व्यवसायी बन चुके थे। जंटो क्लब का काम भी साथ साथ चल रहा था। जंटो के एक सदस्य रॉबर्ट ग्रेस के मकान में सभा की बैठक होती थी। उन दिनों क्लब में किसी न किसी विषय पर चर्चा के लिए बहुत से लोग अपने साथ पुस्तकें लेकर आते थे। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता था कि किसी को प्रमाण देने के लिए जब किसी पुस्तक अथवा दस्तावेज की आवश्यकता होती थी तो वह उस समय उसके साथ उपलब्ध नहीं होती थी। बेंजामिन ने इस समस्या का समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया कि क्लब के सभी सदस्य अपनी अपनी पुस्तकों को जंटो क्लब में जमा करवा दें, ताकि चर्चा करते समय
उनका उपयोग आसानी से किया जा सके। सभी सदस्यों को यह सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने इसके लिए खुशी से स्वीकृति दे दी। कुछ ही दिनों में जंटो क्लब अनेक प्रकार की पुस्तकों से भरता चला गया। 1 वर्ष तक सभी सदस्य उन पुस्तकों का इस्तेमाल करते रहे। इस प्रकार वर्ष के अंत में जब पुस्तकों की गणना की गई तो पाया कि कुछ पुस्तकें नष्ट हो गई थीं और बाकी की बची हुई पुस्तकें जिनकी थीं वे अपने अपने घर वापस ले गए। एक बार फिर से पुस्तकों की कमी होने लगी। वैसे भी उन दिनों पुस्तकें बहुत महंगी होती थीं। आम आदमी तो पुस्तक खरीद भी नहीं सकता था। ऐसे में बेंजामिन के मन में एक पुस्तकालय बनाने का विचार आया। उन्होंने सन 1731 में इसकी पूरी योजना बनाई और एक पुस्तकालय की स्थापना भी कर दी। इस प्रकार इस पुस्तकालय के लिए कुछ खास तरह के नियम निर्धारित किए गए। उस समय लोगों ने पुस्तकालय जैसी योजना को बेकार का काम समझा, क्योंकि पुस्तक प्रेमी तो मात्र गिनती के ही थे। अतः बेंजामिन ने लोगों से यही कहा कि उन्होंने कुछ लोगों के अनुरोध पर ही पुस्तकालय का स्थापना की है। नवंबर 1731 तक उनके पास कुल मिलाकर 50 लोगों के नाम आ चुके थे जो इस पुस्तकालय की सदस्यता लेने के लिए इच्छुक थे। बेंजामिन ने कुछ विद्वान लोगों के साथ मिलकर पुस्तकों की सूची बनाई और करीब 45 पाउंड राशि की पुस्तकें खरीदने का कार्य लंदन जाने वाले पीटर कॉलिंसन नाम के एक इंसान को सौंपा। पीटर ने लंदन जाते ही बेंजामिन की दी हुई सूची की सभी पुस्तकें खरीदी और उन्हें जहाज द्वारा रवाना कर दिया। पीटर ने इन पुस्तकों के साथ अपनी ओर से भी कुछ कीमती पुस्तकें बेंजामिन के पुस्तकालय के लिए भेंट स्वरूप भिजवाईं। कहा जाता है कि पीटर लगभग 30 वर्षों तक लंदन से उन्हें पुस्तकें भेजने का काम करता रहा। उस समय लंदन से सामान आने में बहुत दिन लगते थे। बेंजामिन इस बात से भलीभांति परिचित थे, क्योंकि वे स्वयं इसके अनुभव से गुजर चुके थे। जब पुस्तकों की पहली खेप लंदन से आई तो उन्हें जंटो क्लब में रखा गया, जिससे सबको बहुत खुशी हुई। प्रत्येक पुस्तक की अच्छी तरह से जांच परख करके उसे पुस्तकालय में स्थान दिया गया। पुस्तकालय में एक क्लर्क की भी नियुक्ति की गई। सदस्यों को पुस्तकें लेने और देने के लिए सप्ताह का एक निश्चित दिन निर्धारित किया गया। कहा जाता है कि जोसेफ ब्रेंटाल नाम के जंटो के सदस्य ने उस समय पुस्तकालय में अपना अमूल्य योगदान दिया। ब्रेंटाल के परिश्रम और लगन के फलस्वरूप पुस्तकालय ने बहुत उन्नति की। बेंजामिन के पुस्तकालय में धीरे धीरे पुस्तकों की संख्या भी बढ़ती गई। बेंजामिन ने सभी पुस्तकों की एक सूची भी छापी। उन्होंने इसके लिए किसी प्रकार की राशि भी नहीं वसूल की। यही नहीं, अगले वर्ष उन्होंने पुस्तकालय में स्वयं क्लर्क का कार्य भी किया और इसके लिए भी किसी प्रकार का वेतन नहीं लिया। धीरे धीरे उस पुस्तकालय जैसे कई पुस्तकालय फिलाडेल्फिया और उसके आसपास के कई शहरों में भी स्थापित होने लगे। धीरे धीरे सदस्यों के अलावा दूसरे लोग भी पुस्तक का मूल्य जमा करवाकर पुस्तकें ले जाते थे। बड़ी पुस्तक के लिए बतौर 6 पेंस तथा बाकी की पुस्तकों के लिए 4 पेंस की राशि ली जाती थी। सन 1764 तक पुस्तकालय के शेयर का भाव 20 पाउंड हो गया था तथा पूरे पुस्तकालय का मूल्य आंका गया तो वह लगभग 1700 पाउंड था। धीरे धीरे पुस्तकों की संख्या बढ़ती गई और सन 1785 तक यह संख्या 5487 हो गई। सन 1861 में इसमें रखी पुस्तकों की संख्या 70,000 तक पहुंच गई थी। यह अमेरिका का एकमात्र ऐसा पुस्तकालय है जो उस जमाने से शुरू होकर आज तक चलता आ रहा है और आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा। इस पुस्तकालय की उन्नति में बेंजामिन का अथक
परिश्रम, लगन और लोक कल्याण की भावना थी। समय के साथ साथ उन्होंने पुस्तकालय में विभिन्न बदलाव किए तथा अनेक प्रयोग भी किए, जिससे लोगों में पुस्तक पढ़ने के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सके। लोगों में भी पुस्तकें पढ़कर ज्ञान की वृद्धि होने लगी। अनेक लोगों के साथ ने बेंजामिन को मानसिक रूप से और भी अधिक सुदृढ़ और शक्तिशाली बना दिया। या यदि हर इंसान को एक पुस्तक की उपमा दी जाए तो कुछ इंसानों को पढ़कर आपको जीने के नए और बेहतरीन तरीके मिल सकते हैं, तो कुछ लोगों को पढ़कर जीने के पुराने या दुखद तरीके मिल सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसी पुस्तक है जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। ऐसी प्रेरणादायी पुस्तक पढ़कर आप जीवन जीने के हजारों तरीके सीख सकते हैं। बेंजामिन को पढ़कर आज हर उम्र का इंसान प्रेरणा, उत्साह, उमंग और आत्मविश्वास से भर जाएगा। इस पुस्तक से लोगों को उम्मीद की नई किरण मिलेगी। बेंजामिन की पुस्तक में लिखा है कि मुझसे जो भी मिले वह पहले से बेहतर बन जाए, या कम से कम वह जैसा था वैसा रह पाए। मुझसे मिलकर वह कभी भी पहले से बदतर न हो जाए, यानी उसकी चेतना का स्तर मुझसे मिलकर कभी कम न हो। जीवन के मूलभूत सिद्धांतों पर बनी बेंजामिन की जीवन रूपी पुस्तक उत्तम चरित्र का बेहतरीन उदाहरण है। बेंजामिन की पुस्तक से प्रेरणा लेकर आप अपने आप से यह सवाल पूछें कि मुझे पढ़कर यानी मेरा जीवन देखकर लोगों को किसी तरीके का जीवन जीना सीखना चाहिए। मुझे पढ़कर लोग उकता जाएंगे या जीवन जीने का बुरा तरीका सीखेंगे। आज मुझे पढ़कर लोग जीवन जीने का कौन सा तरीका सीख रहे हैं और भविष्य में मैं अपने जीवन के लोगों को क्या सिखाने के लिए प्रेरणा बनूंगा। ये सवाल आपके अंदर के होश को पूर्णतः जागृत कर देंगे। जब आप इन सवालों के जवाब निश्चित कर लेंगे, तब आपके जीवन को एक दमदार दिशा मिलेगी। थैंक यू।